नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राज सर आपके बीच में फिर एक नए वीडियो के साथ आया हूं। और आज हमारा प्यारे बच्चों जो वीडियो है दैट इज डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड दूसरा है आपका फंडामेंटल ड्यूटी। बहुत छोटे छोटे ये आपके टॉपिक है और दोनों को मैंने एक ही वीडियो में समाहित करने का प्रयास किया है और आशा करता हूँ कि प्यारे बच्चों आप अच्छे होंगे, खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए देखते हैं। राज्य की नीति निर्देशक तत्व, राज्य की नीति निर्देशक तत्व ऐसे ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और इसी को भी शॉर्टकट में क्या कहते हैं, डी से देखा है, डी जाएगा डायरेक्टिव या पी प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी। तो डीपीएसपी, अगर हम डीपीएसपी कहीं आप मैं बोलता हूं तो इसका मतलब क्या हो गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या शॉर्टकट में से बोलते हैं डीपीएसपी। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं कि यह किस भाग में है। तो आप कहें बताएंगे आप कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो भाग 4 में इनका बॉर्डर है। याद रखिएगा, फंडामेंटल राइट कहाँ पे था, भाग 3 में था। ठीक उसी के आगे आपका जो नीति निर्देशक तत्व है वो कहाँ पर है, भाग 4 में है। ठीक है, अब कितने अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है, ये जो नीति निर्देशक तत्व है भाग 4 में हो गया, भाग 3 में फंडामेंटल राइट, 4 में आपका नीति निर्देशक तत्व हो गया। और अनुच्छेद तो फंडामेंटल राइट कितने में था, 12 से 35 के बीच में था। फंडामेंटल राइट एफआर 12 से 35 के बीच में, तो उसी के आगे चले जाइए, 35 से बाद क्या जाएगा 36। तो 36 से लेकर के 51 के बीच में, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 के बीच में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, इसको क्यों रखा गया भारतीय संविधान में। तो इसका उद्देश्य है प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट उद्देश्य है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, कल्याणकारी, मेरे साथ बोलिए, यही तो आपको बोलना है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। यानी बिना नीतियों के बाली सब कुछ बना हुआ, अगर हम एक स्पेशल हमारी पॉलिसी नहीं होगी, नीति नहीं होगी, तो कोई कार्य अच्छे से संपादित नहीं होगा। तो जो नीति निर्देशक तत्व है ये बताना चाहता है, इसका मेन जो उद्देश्य पर्सपेक्टिव है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। इससे मतलब क्या होगा कल्याणकारी से, यानी कि वंचित वर्ग, सभी को तो करना ही है, लेकिन ऐसा वर्ग जो कि क्या है, वंचित है, मतलब सारी जो फैसिलिटीज है उसको नहीं मिल पा रही है, तो वंचित वर्ग का कल्याण करना, मतलब उनको वो सारे संसाधन मुहैया कराना जिसके कारण कि हमारा वो क्या हो गया, मुख्यधारा में, समाज की मुख्यधारा में बंदा वो आ जाए। ठीक है, तो एक हो गया ये। दूसरा है सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, इसमें चर्चा आप पहले कर चुके हैं। तो सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से लोकतंत्र की स्थापना करना, ऐसा लोकतंत्र जहाँ पे सभी लोगों के बीच में सामाजिकता का भाव हो और सभी आर्थिक रूप से संपन्न हो, भाईचारे की भावना हो, ये सारी बातें उसमें होनी चाहिए। ठीक है, आइए, ये राज्य की नीति निर्देशक तत्व क्या करना चाह रहा है, ये एक्चुअली एक प्रकार का डायरेक्शन देना चाह रहा है, एक सकारात्मक निर्देश देना चाह रहा है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो नीति निर्देशक तत्व एक प्रकार से क्या कर रहा है, एक सकारात्मक निर्देश दे रहा है। कैसा निर्देश दे रहा है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए। ठीक है, हाँ, इतना सारी बातें हो गई। अब एक प्रश्न आएगा कि सर कहाँ से लिया गया है, तो आप बताएंगे कि यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य की या डीपीएसपी क्वेश्चन पूछेगा, डीपीएसपी या नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, तो क्या बताएंगे, आयरलैंड से। ये आप याद रखेंगे बच्चों, आयरलैंड से। ठीक है, आयरलैंड से। और एक क्वेश्चन अभी बनेगा कि आयरलैंड का जो संविधान है तो उसमें ये नीति निर्देशक तत्व वो कहाँ से लिया था। भारत ने तो आयरलैंड से लिया, लेकिन भारत ने तो आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी को लिया, लेकिन आयरलैंड फिर कहाँ से लिया, तो आयरलैंड कहाँ से लिया बच्चों, स्पेन से। ठीक है, ठीक है, स्पेन नामक देश से उसने अपना ये डीपीएसपी लिया। अब इसके क्या और महत्व है, तो ये प्रवर्तनीय नहीं है, नॉट चेंजेबल, यह प्रवर्तनीय नहीं है, वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है और न्यायोचित नहीं है। वाद मतलब आप कोर्ट में इसको लेकर के बहुत हंगामा नहीं खड़ा कर सकते। ठीक है, तो वाद योग्य नहीं है, न्यायोचित नहीं है और प्रवर्तनीय नहीं है। लेकिन अगर इसी के हम विपरीत बात करें, अगर फंडामेंटल राइट के बारे में बात करें, तो ये तीनों चीजें प्रवर्तनीय है, वाद योग्य है और न्यायोचित है। ठीक है, अगर दोनों में कंपेरिजन किया जाए तो इस तरीके से है। इसके अंदर और क्या आता है, मद्य निषेध। मद्य निषेध मतलब
शराब वराब जो लोग पीते हैं तो ये कह रहा है कि मद्य निषेध, मतलब शराब नहीं पीना है। गौ संरक्षण, गौ संरक्षण का मतलब जो हमारे जीव जंतु हैं, जो गाय है, भैंस है, इनका हमको क्या करना है, संरक्षण करना है। और पर्यावरण संरक्षण का भी काम हम ही को ही करना है। तो ये जितनी सारी चीजें हैं ये आपके इसी के अंतर्गत आता है। और डिटेल में पढ़ना है तो अनुच्छेद 36 फिर क्या है, 37 क्या है, 38 क्या है, क्या, ये लंबा वीडियो हो जाएगा, इसमें हो भी नहीं पाएगा, आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो ठीक है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7007237916। आप डिटेल में पढ़ना हो तो वहां मिलिएगा। ठीक है बच्चों, आइए, व्हाट्सएप नंबर भी है, कॉलिंग नंबर भी है, आप उससे बात कर सकते हैं। नेक्स्ट है, आइए, मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य देख लीजिए क्या है बच्चों। मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज, देखिए इसी को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, एफडी बोलते हैं। ठीक है, मूल कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज। सबसे पहले तो ये जान जाइए कि यह मूल संविधान में नहीं था। एफडी या फंडामेंटल जो ड्यूटी है यह मूल संविधान में नहीं था। तब क्या हुआ, कहां से आया, कैसे क्या है, तो ये भाई साहब ये है सरदार स्वर्ण सिंह। देखिए मैंने इस तरीके से लिखा हुआ साफ साफ अक्षरों में। तो सरदार स्वर्ण सिंह एक समिति बनी थी, ये मतलब इसके मुखिया तो सरदार स्वर्ण सिंह ही थे और इसके साथ और 3-4 लोग थे। तो इन लोगों ने मिल करके ही क्या किया, एक अपने तरीके से एक नीति बनाई। सरदार स्वर्ण सिंह और इनके और जो साथी थे, इनकी सिफारिश पर ही, सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर ही ये मूल कर्तव्यों को किसके थ्रू, 42वां 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के तहत इसको क्या किया गया, मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो याद रखिएगा, पहला बात ये मूल संविधान में नहीं था। तब कब कैसे आया, इसके कैसे ओरिजिन हुई, तो आप बताएंगे सरदार स्वर्ण सिंह। ऐसे एक क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछ देता है कि सरदार स्वर्ण सिंह संबंधित है, ऑप्शन दे देगा मूल कर्तव्य, डीपीएसपी या राज्य के निदेशक तत्व या फंडामेंटल राइट। ठीक है, का ऑप्शन और डाल देगा, पूछेगा इसमें से कौन है। तो आप समझ जाएंगे कि अगर सरदार स्वर्ण सिंह की बात आ रही बच्चों तो क्या बताएंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, क्लियर हो गया। 1942वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको क्या किया गया, मूल कर्तव्य को लाया गया, जोड़ा गया सरदार स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर। चलिए कहाँ रखा गया इसको, भाग 4 क में रखा गया। कहाँ पर रखा गया, भाग 4 क में। देखिए इसको कहाँ रखा गया था, डीपीएसपी को भाग 4 में। देखिए तुलना कर रहा हूँ, डीपीएसपी को भाग 4 में रखा गया था और आपका मूल कर्तव्य को भाग 4 क में। ठीक है, यहाँ पे 4 में, यहाँ पे 4 क में, या कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, कर्तव्य 4 क में, क से कर्तव्य, ऐसे भी याद कर लीजिए। चलिए स्रोत कहाँ से बच्चों, स्रोत कहाँ से, रूस, सोवियत संघ अब्लिक यूएसएसआर। मतलब ये कहाँ से लिया गया, मूल कर्तव्य को बना तो जरूर ठीक है, लेकिन ये कहाँ से, किसके संविधान से लिया गया। तो वर्तमान में आप रूस जानते हैं, रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो वही वाला रूस। ठीक है, तो रूस और इसके पहले, रूस का पहले क्या नाम था, सोवियत संघ, एक यूनियन के रूप में था जिसका नाम क्या था, सोवियत संघ। ठीक है, तो सोवियत संघ मत सोचेगा कि अलग है और ये रूस अलग है। पहले एक्चुअली कई देशों का सामूहिक रूप से सोवियत संघ के नाम से जाना, या इसी को यूएसएसआर भी कहा जाता है। याद रखिएगा, सोवियत संघ को ही यूएसएसआर भी कहा जाता है। ठीक है, और वर्तमान में क्या होगा, फिर बाद में होता नहीं कि संबंध अच्छे नहीं होते तो कुछ देश अलग हो जाते हैं, तो अलग हो करके तो अब रूस भी क्या हो गया है, अपना एक अलग देश हो गया है। ठीक है बच्चों, हाँ, अनुच्छेद देख लीजिए, भाग 4 क में इसका वर्णन है फंडामेंटल ड्यूटीज का, और अनुच्छेद कहाँ रखा गया है, 51 क में। यहाँ पे देखिए जो डीपीएसपी था, भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 36 अनुच्छेद 36 लेकर के 51 तक है। इसके बाद 51 क में ये इसका वर्णन है, इसका है फंडामेंटल ड्यूटीज का। ठीक है, 51 क में, भाग 4 क में, मूल संविधान में नहीं था, सरदार स्वर्ण की सिफारिश पर। अब देखिए, अब आइए थोड़ा सा और देख लेते प्रारंभ में कितने थे, क्या थे, कितने थे मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। प्रारंभ में कितने थे बच्चों, 10 ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज कितने थे, 10 थे, 10 थे। ठीक है, लेकिन वर्तमान में क्या है, आपको पूछेगा कि वर्तमान में इनकी संख्या क्या है बच्चों, तो क्या बताएंगे, 11। क्या बताएंगे, 11 है। कितने बच्चों, 11 है। और 11वां जो आपका ये मूल कर्तव्य जोड़ा गया, कब जोड़ा गया, फंडामेंटल ड्यूटीज को 1976 में लाया गया, याद रखिएगा। और इसमें 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां जो मूल कर्तव्य है उसको जोड़ दिया गया।
आई होप बातें क्लियर हो रही होंगी। चलिए, 2 क्वेश्चन बनता है। जब व्यक्तियों के लिए पर्यावरण सुरक्षा पूछेगा, जब कहेगा कि जब व्यक्तियों के लिए पर्यावरण सुरक्षा, मतलब व्यक्ति की बात आएगी। जब कोई प्रॉपर रूप से कोई ह्यूमन बीइंग या व्यक्ति के पर्यावरण संरक्षण क्वेश्चन पूछता है, किस द्वारा किया जाएगा या कहां पर ये बातें हैं, तो आपका बताएंगे FD यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य की बात हो जाएगी। ठीक है, मूल कर्तव्य, इसी को मौलिक कर्तव्य बोलते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य एक ही चीज है। तो जब व्यक्तियों के बारे में कहेगा तो फंडामेंटल ड्यूटीज हो जाएगा। लेकिन जब सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण की बात कह जाएगी, सरकार द्वारा, यहाँ पे देखिए मैं इसको घेर दे रहा हूं, जब आपसे कहेगा कि सरकार के द्वारा पर्यावरण संरक्षण की बात की जाएगी तब DPSP हो जाएगा, क्योंकि ये पॉलिसी वाली बात है, नीति वाली बात है। जहां सरकार, आप देख लिए कि सर दोनों बात एक ही है, क्वेश्चन बनेगा पर्यावरण संरक्षण, यहाँ भी पर्यावरण संरक्षण है। लेकिन जहां सरकार पूछेगा कि सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण की बात कहां पर की गई है, सरकार द्वारा, तो आप बताएंगे DPSP में। और जब कहेगा कि नहीं, पर्यावरण संरक्षण की बात व्यक्तियों के द्वारा कहां पर किया जाएगा, तब आप कहेंगे ये ड्यूटीज है। निश्चित रूप से एक व्यक्ति के रूप में हूं तो मेरी क्या बनती है, वो ड्यूटी बनती है। और सरकार है तो सरकार एक पॉलिसी के तहत लाती है, तो इसलिए कहा जाएगा DPSP हो जाएगा। आइए, कुल 11 है, तो 11 के बारे में बस 2 मिनट के अंदर मैं फटाफट चर्चा कर लेता हूं कि वास्तव में एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते संविधान में जो भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क में दिया गया है, तो हमारी क्या ड्यूटीज है उसको फटाफट हम पढ़ लेते हैं जल्दी से। है, पहला है भारत के संविधान, संस्थाओं, विभिन्न प्रकार की संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान इत्यादि का हमको क्या करना है, सम्मान करना है। ये हमारी ड्यूटी है, हमारा परम कर्तव्य है। दूसरा, स्वाधीनता संबंधित जो आंदोलन थे, उनके जो आदर्श हैं, उनका भी क्या करना है, मुझे आदर करना है। ठीक है बच्चों, पहला संविधान हो गया, संस्थाओं हो गया, राष्ट्र ध्वज, हमारा जो नेशनल फ्लैग है, और राष्ट्रगान जो है उसका क्या करना है, हमें सम्मान करना है। और स्वाधीनता आंदोलन से संबंधित जो भी आदर्श रहे हैं, आदर्श हैं, उनको हमको क्या करना है, उनका आदर करना है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करनी है। हमको क्या करनी है, सिर्फ अपने आप से मतलब नहीं रखना है, बल्कि भारत की संप्रभुता, एकता, यूनिटी डाइवर्सिटी तो है भारत, इसीलिए हमको क्या करना है, उसकी हम मजबूत तरीके से रक्षा करनी है। देश की सेवा करनी है, बिल्कुल देश की सेवा करनी है। राष्ट्रीय सुरक्षा में हमको क्या करना है, अपना योगदान भी देना है। ठीक है बच्चों, भाईचारा को बढ़ावा देना, ठीक है, एक दूसरे से भाईचारा के संबंध को बनाए रखना है, जलन की भावना बिल्कुल नहीं रखनी है। धार्मिक व भाषाई बहुलता की रक्षा करना, ये देखिए, धार्मिक व भाषाई बहुलता की रक्षा करना मतलब विभिन्न प्रकार के धर्मों का सम्मान करना है। और भाषाई बहुलता, निश्चित रूप से हमारा भारत बहुत बड़ा देश है, तरह तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, तो उनकी भी रक्षा करना है। देखिए, हम हिंदी भाषी हैं या हम भोजपुरी भाषी हैं या हम इस तरीके से जानते हैं, तो बस अपने आप का ही सम्मान करेंगे और लोगों का सम्मान नहीं करेंगे। तो वही कहना चाह रहा है, ये बिल्कुल हमारी ड्यूटी है, संविधान में लिखा गया है। तो देश की सेवा करनी है, भाईचारा को बढ़ावा देना है, धार्मिक विभिन्न प्रकार के धर्मों का सम्मान करना है, और विभिन्न प्रकार भाषा, बोली, जो उनकी शैली है, सबको क्या करना है, मुझे रक्षा करनी है। और क्या करा, वह स्त्रियों के सम्मान के लिए विरुद्ध, स्त्रियों के, महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना है। मतलब स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध, जो सम्मान के विरुद्ध जो कोई काम है या जो कोई नीति है, कोई पॉलिसी है, कोई प्रथा चल रही है जो कि महिलाओं के लिए क्या हुआ, अच्छा न हो, तो उसको हमको क्या करना है, उसका त्याग करना है। आगे बढ़ करके स्वयं आना पड़ेगा और इस चीज को हमको त्याग करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कंपोजिट कल्चर की रक्षा करना। कंपोजिट, ये जो संयुक्त रूप से जो हमारा कल्चर है, अगर नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट अगर आप ले लेंगे, तो निश्चित रूप से विभिन्न प्रकार की बहुलता दिखती है, विभिन्न प्रकार के आपके कल्चर है, संस्कृति है। तो ये जो कंपोजिट कल्चर है, नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट लेकर के, तो इसकी भी हमें क्या करनी है, रक्षा करनी है, एक दूसरे का सम्मान करना है। नेक्स्ट है पर्यावरण की रक्षा। पर्यावरण की रक्षा तो सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं, जैसे एनवायरमेंट है, तो ये सिर्फ गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट अकेले क्या करेगी, तो निश्चित रूप से गवर्नमेंट को हमको क्या करना, हमें खुद का योगदान भी देना है। गवर्नमेंट तो ठीक है अपने तरीके से जो भी काम कर रही है, लेकिन एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते, एक मनुष्य होने के नाते हमें पर्यावरण की भी रक्षा करनी होगी। ठीक है, ये हमारी ड्यूटी है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक मनोवृत्ति व मानववादी सोच। इट मीन्स वैज्ञानिक मनोवृत्ति है, यानी कि साइंटिफिक अपनी मनोवृत्ति रखनी, सोच रखनी है।
मतलब कुछ नए नए आविष्कार करने के बारे में सोचता रहा। क्रिएटिव थिंकिंग रखनी है अपनी, ये नहीं कि बस आप जहां उसी पर सीमित हो गए, ऐसा नहीं करना है। वैज्ञानिक मनोवृत्ति ये हमेशा बना के रखना, स्वयं के प्रति, बच्चों के प्रति, समाज के प्रति यथासंभव जहां तक आप प्रयास कर सके तो वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास करना है। और मानववादी सोच, सबसे पहले तो हम ह्यूमन बीइंग है, किसी को भी ऊंचा नीचा छोटा बड़ा ऐसा नहीं सोचना है, हमेशा मानववादी सोच रखना है। ये नहीं कि कलर से गोरा है, काला है, मोटा है, पतला, ऐसा कुछ नहीं। इंसान है ना, तो उस तरीके से उसको सम्मान देते हुए हमको आगे बढ़ते चले जाना है। नेक्स्ट है सामूहिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रखना। सामूहिक संपत्ति, जैसे कहीं देखते हैं दंगा हो गया, कहीं कुछ बातें हो गई तो उठाएंगे, हाकी वगैरह स्टिक उठाएंगे, तोड़ फोड़ शीशा वगैरह क्या है। तो कहने का मतलब जो सामूहिक संपत्ति, गवर्नमेंट की जो संपत्ति है, जो सारी चीजें हमको दिखाई देती है, खिड़की बना है, दरवाजा बना है, कितने कांच लगे हुए, किसमें किसका पैसा लगा है, अरे हम लोग तो टैक्स पे वगैरह करते हैं, वही तो सब लगा। तो सामूहिक संपत्ति की रक्षा करना ऐसा नहीं कभी करना है, ये हमारी ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी है कि सामूहिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रखना। मारपीट, हिंसा या किसी भी चीज का जो है कि हिंसा से हमेशा क्या करना है, दूर रहना है। और लास्ट है, सॉरी अभी आई होगा 9वां, 10वां है व्यक्तिगत और सामूहिक श्रेष्ठता का प्रयास। मतलब खुद भी श्रेष्ठ बनिए और सामूहिक श्रेष्ठता का प्रयास, मतलब कई लोग मिल करके कुछ हम श्रेष्ठ कर ले। सामूहिक श्रेष्ठता के बारे में भी सोचे, अपने बारे में तो सोचे कि व्यक्तिगत रूप में क्या कर सकता हूँ, चाहे किसी भी फील्ड में हो, शिक्षा के फील्ड में हो, बैंकिंग सेक्टर में हो, या जो भी आप प्राइवेट वर्क या कृषि में हो, मतलब आप कहीं भी, किसी बागवानी है खुद कर रहे हो, अमरूद के बगीचे लगाए हो, पेड़ लगाए, तो उसमें मैं और श्रेष्ठ क्या कर सकता हूँ। ठीक है, यही कहना चाह रहे हैं कि व्यक्तिगत चाहे स्वयं का हो गया और चाहे सामूहिक श्रेष्ठता, मतलब एक ग्रुप वर्क के रूप में कितना बढ़िया से बढ़िया हम अपना रिजल्टेड दे सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में है, निश्चित रूप से कितना बढ़िया हम अपना कर सकते हैं और बच्चों को पढ़ा सकते हैं और बच्चों को ऊपर ला सकते हैं, उनको एक अच्छी सोच उनके डेवलप करा सकते हैं। तो व्यक्तिगत और सामूहिक श्रेष्ठता का प्रयास। और लास्ट है यही 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा का अवसर देना। और ये आपका 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में लाया गया। यही जो 11वां नहीं जोड़ा गया है, आप देखिए आपने लिखा ना, वर्तमान में कुल 11 मुल्क तो शुरू में 10 तक था, जे तक, लेकिन जो 11वां जोड़ा गया है कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको क्या करना है कि हमें शिक्षा का पूर्ण रूप से अवसर देना है, ताकि वो बच्चे शिक्षित हो और समाज के प्रति अपना एक उत्तरदायित्व निभा सके और कंधे से कंधा मिला सके। तो बच्चों, इस वीडियो में यही था, डीपीएसपी और मूल कर्तव्य। तो आशा करता हूं कि मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। आप लोग खूब देखिए, अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए और जरा सा भी किसी प्रकार को कोई टेंशन मत लीजिए, बिना तनाव के। ठीक है, आप लोग खूब मेहनत करिए। ठीक बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।